13 अगस्त 1972 रात के 12 बज रहे थे। रावलपिंडी पाकिस्तान शहर के आसमान में बिजली कड़क रही थी और तेज आंधी चल रही थी। उसी अंधेरे में पाकिस्तान की एक हाई सिक्योरिटी जेल की 18 इंच मोटी दीवार में अचानक एक बड़ा सुराख हुआ। उस सुराख से 3 इंसान एक एक करके रेंगते हुए बाहर निकले। पाकिस्तानी सिपाहियों की नाक के ठीक नीचे से, बिना किसी हथियार के, बिना किसी बाहरी मदद के, वो तीनों इंसान भारतीय वायुसेना के पायलट थे जो पिछले कई महीनों से पाकिस्तान की कैद में थे। उस रात उन तीनों ने जो किया वो पाकिस्तान की पूरी सुरक्षा व्यवस्था के मुंह पर एक करारा तमाचा था। ये सिर्फ एक जेल तोड़ने की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस हौसले की जो दुश्मन की कैद में भी नहीं टूटा, उन 3 वीरों की जिन्होंने दुश्मन की जमीन पर भी हार नहीं मानी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और दोनों देशों के बीच एक नई जंग छिड़ गई। दोनों तरफ से जमीन पर भी लड़ाई थी और आसमान में भी। भारतीय वायुसेना हर मोर्चे पर पाकिस्तान को कड़ी टक्कर दे रही थी, लेकिन लाहौर के पूर्व में जफरवाल शहर में एक वॉच टावर था जहां से पाकिस्तानी फौज भारतीय वायुसेना को बहुत नुकसान पहुंचा रही थी। इसलिए भारतीय वायुसेना ने फैसला किया कि उस टावर को तबाह करना होगा। यह जिम्मेदारी आदमपुर बेस के 26वें स्क्वाड्रन को दी गई। 10 दिसंबर 1971 की सुबह फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर अपने सुखोई 7 जेट फाइटर में बैठकर मिशन के लिए उड़े। जफरवाल का वह वॉच टावर उनका निशाना था, लेकिन जैसे ही वो जफरवाल के ऊपर पहुंचे, नीचे से एंटी एयरक्राफ्ट गन का एक गोला आया और सीधे उनके जेट से टकरा गया। विमान में आग लग गई। पारुलकर के पास सिर्फ एक ही रास्ता था। उन्होंने पैराशूट खोला और घायल हालत में नीचे उतरने लगे, लेकिन नीचे उतरते ही उन्हें एहसास हुआ कि यह भारत की जमीन नहीं थी, यह दुश्मन की जमीन थी। नीचे जमीन पर लोगों की एक बड़ी भीड़ अल्लाहू अकबर के नारे लगाती हुई उनकी तरफ दौड़ती आ रही थी। पारुलकर पहले से घायल थे और उससे पहले कि वो कुछ कर पाते, भीड़ उन पर टूट पड़ी। किसी ने उनकी वर्दी फाड़ दी, किसी ने उनका सामान छीन लिया। लोगों ने उन्हें इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। अगर उस वक्त पाकिस्तानी सैनिक वहां न पहुंचते तो शायद भीड़ पारुलकर की जान ले लेती। पाकिस्तानी सिपाहियों ने भीड़ को हटाते हुए कहा कि यह हमारे लिए जिंदा ज्यादा काम का है और उन्हें अपने साथ ले गए। जब पारुलकर की आंख खुली तो वो रावलपिंडी में पाकिस्तानी वायुसेना के बेस कैंप की एक अंधेरी कोठरी में थे। सामने एक पाकिस्तानी अफसर बैठा था और एक गार्ड राइफल लेकर खड़ा था। अफसर ने एक कागज उनकी तरफ बढ़ाया और कहा कि आदमपुर एयरफील्ड का नक्शा बनाओ। पाकिस्तान चाहता था कि उस एयरबेस की सही लोकेशन जानकर उसे तबाह किया जाए, लेकिन पारुलकर ने वो नहीं किया जो पाकिस्तानी चाहता था। उन्होंने आदमपुर एयरफील्ड की जगह मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया। जब पाकिस्तानी अफसर को यह पता चला तो वो गुस्से से लाल हो गया। उसने पारुलकर को पूरी रात एक कोने में खड़े रहने की सजा दी और कहा कि अगर हिले तो गोली मार देंगे। उस दर्द में, उस अंधेरे में पारुलकर के मन में एक ही बात थी कि मुझे यहाँ से निकलना है। कुछ दिनों बाद पारुलकर को उनके साथियों से मिलने दिया गया। उस प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में भारतीय वायुसेना के कुल 12 पायलट बंद थे। रावलपिंडी का ये POW कैंप बाहर से एक आम जगह लगती थी, लेकिन अंदर जाकर माहौल बिल्कुल अलग था। चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं, लोहे की जालियां थीं। हर बैरक के बाहर बंदूक थामे पाकिस्तानी सिपाही तैनात थे। रोज बंदियों की गहन निगरानी होती थी। हर बैरक की दीवारों और छतों की जांच होती थी। यहाँ बंदियों के लिए सवाल सिर्फ जीने मरने का नहीं था, बल्कि अपनी शर्म और अपनी गरिमा को बचाना भी एक बड़ी लड़ाई थी। दिलीप पारुलकर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट MS ग्रेवाल और फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंह जी, ये 3 अफसर आम बंदी नहीं थे। ये वो लोग थे जो आसमान में उड़ते हुए दुश्मन की लाइनों पर बम गिरा चुके थे। जमीन पर बंदी बनकर बैठना उनके लिए सबसे बड़ी शर्म थी। पाकिस्तानी अफसर इन सभी पायलट्स को मानसिक रूप से तोड़ने में लगे थे। स्क्वाड्रन लीडर धीरेन्द्र जाफा पैराशूट से उतरते वक्त इतने बुरी तरह घायल हुए थे कि उनकी कमर में प्लास्टर लगाना पड़ा। जब भी उन्हें टॉयलेट जाना होता तो उनके मुंह पर तकिए का खोल डाल दिया जाता ताकि वो जेल का नक्शा न देख सके। MS ग्रेवाल को चाय बहुत पसंद थी। पाकिस्तानी अफसर उन्हें रोज पूछते कि चाय पियोगे, और जब वो हाँ कहते तो वो चाय कभी नहीं मिलती। ये छोटी छोटी बातें दिन के बाद दिन इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। उस पूरे कैंप में एक पाकिस्तानी अफसर था जो बाकियों से अलग था। उसका नाम था उस्मान हमीद। वो कैंप के इंचार्ज थे और भारतीय पायलट्स के साथ इज्जत से पेश आते थे। उन्होंने गाने सुनने के लिए एक कैसेट प्लेयर दिया और पारुलकर की मांग पर एक एटलस भी दिया। उस्मान हमीद को क्या पता था कि वो एटलस आगे चलकर 3 भारतीय पायलट्स की जान बचाने का जरिया बनेगा। पारुलकर पहले से तय कर चुके थे कि अगर कभी दुश्मन की कैद में आए तो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। उन्होंने अपने सभी साथियों से बात की, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। सबने समझाया कि सरकार जल्द ही सबको छुड़ा लेगी, लेकिन पारुलकर जानते थे कि 2 देशों के बीच राजनीति में युद्ध बंदियों की अदला बदली में महीने नहीं बल्कि कई साल लग सकते थे। जब हफ्ते और महीने बीत गए और कोई फैसला नहीं हुआ
तो सभी भारतीय पायलट निराश होने लगे। इसी माहौल में पारुलकर ने फिर बात की और इस बार MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी तैयार हो गए। तीनों अभी जवान थे और तीनों की अभी शादी नहीं हुई थी। उनके मन में एक ही बात थी, आजादी। तीनों ने सबसे पहले उस एटलस से इलाके का नक्शा समझा। जेल के पास से ग्रैंड ट्रंक रोड गुजरती थी। उन्हें पता चला कि भारत पाकिस्तान की सीधी सरहद तक जाना बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि वो रास्ता बारूदी सुरंगों से भरा था। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद को रास्ता चुना। अगर किसी तरह अफगानिस्तान में दाखिल हो सकते तो वहाँ से भारत पहुँचना मुमकिन था। इसके लिए पहले पेशावर जाना होगा और पेशावर से तोरखम बॉर्डर। अब अगला काम था एक ऐसी सेल में जाना जो जेल की बाहरी दीवार के करीब हो। सेल नंबर 4 इस काम के लिए बिल्कुल सही थी। पारुलकर ने गार्ड से दोस्ती बनाई और थोड़ी टिप देकर तीनों उस सेल में शिफ्ट हो गए। अब शुरू हुई सबसे मुश्किल काम, 18 इंच मोटी दीवार में सुराख करना। दिलीप पारुलकर ने बैरक की दीवारों को ध्यान से देखा और पीछे की तरफ एक ऐसी जगह चुनी जो बाहर से गार्ड की नजर से थोड़ी दूर थी। उनके पास कोई औजार नहीं था, लेकिन उन्होंने बैरक के फर्श से उखड़े लोहे के टुकड़ों को इकट्ठा किया। फिर कुछ दिनों तक दाढ़ी बढ़ाई और कैंप इंचार्ज से दाढ़ी काटने के बहाने कैंची मांग ली। एक चोरी का स्क्रू ड्राइवर भी जुगाड़ से मिला। रात के 12 बजे से 1 बजे तक पारुलकर और ग्रेवाल बारी बारी से दीवार के एक कोने में बड़ी धीरे धीरे कैंची और स्क्रू ड्राइवर से मसाला हटाते। उन्होंने बारिश की रात को खास तौर पर चुना, क्योंकि बूंदों की आवाज दीवार खोदने की आवाज को थोड़ा ढक देती थी। रेडियो ट्रांजिस्टर का वॉल्यूम भी बढ़ा दिया जाता ताकि आवाज और दब जाए। हरीश सिंह और छाटी निगरानी रखते। अगर कोई गार्ड आता दिखता तो इशारा करते और काम तुरंत बंद। उस सुराख को छुपाने के लिए बिस्तर आगे खड़ा कर दिया जाता और खुरचे गए मसाले को रेड क्रॉस के खाली डिब्बों में भरकर छुपाया जाता। यह काम हफ्तों तक रोज रात को होता रहा। धीरे धीरे इंच इंच करके साथ साथ तीनों सामान भी जुटा रहे थे। जेनेवा कन्वेंशन के तहत हर युद्धबंदी को हर महीने 57 रुपए मिलते थे। इन्हीं पैसों से उन्होंने धीरे धीरे सूखे मेवे और कंडेंस्ड मिल्क के डिब्बे जमा किए। फटे हुए पैराशूट के कपड़े से एक थैला बना लिया। दिशा जानने के लिए उन्होंने ट्रांजिस्टर की बैटरी से कपड़े सिलने वाली सुइयों को मैग्नेटाइज किया और उन्हें एक पेन के खोखले हिस्से में छुपा दिया। ऊपर से एक साधारण पेन, लेकिन असल में एक काम का कंपास। पारुलकर के घर से आए पार्सल के कपड़ों से जेल के दर्जी को पैसे देकर 3 पठानी सूट सिलवा लिए, ताकि जेल से निकलने के बाद लोकल लोगों में घुले मिले जा सके। 13 अगस्त 1972, एक दिन बाद पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था, इसलिए पारुलकर को यकीन था कि गार्ड्स ढीले रहेंगे। उस रात जब तेज आंधी आई और बारिश शुरू हुई तो पारुलकर समझ गए कि यही सही मौका है। रात के 12 बजे तीनों ने पठानी सूट पहने, थैला उठाया और अपने चौथे साथी छाटी से गले मिलकर एक एक करके दीवार के सुराख से रेंगते हुए बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही आंधी के थपेड़े उनके मुंह पर लगे। वो आगे बढ़े और संकरी गली में पहुंचे, जहां एक गार्ड चारपाई पर कंबल ओढ़कर बैठा था। आंधी का शोर इतना तेज था कि उनके कदमों की आवाज उसमें डूब गई। बारिश शुरू होते ही वो गार्ड चारपाई उठाकर बरामदे की तरफ दौड़ा और उस भाग दौड़ में तीनों को देख नहीं सका। पल भर की झिझक के बाद तीनों ने जेल की बाहरी दीवार फांद दी। जैसे ही उनके पैर जेल के बाहर जमीन पर पड़े, हरीश सिंह के मुंह से एक शब्द निकला, आजादी। तीनों भीगते हुए बस स्टेशन पहुंचे और पेशावर की बस पकड़ ली। सुबह 6 बजे तक वो पेशावर पहुंच गए। उन्होंने अपने नाम बदले। पारुलकर ने नाम रखा फिलिप पीटर, ग्रेवाल ने अली अमीर और हरीश ने हेरल जेकब। पेशावर से तांगा किया, फिर एक लोकल बस पकड़ी, जिसकी छत पर बैठकर वो सुबह 9:30 पर लंडी कोतल पहुंचे। अफगानिस्तान की सरहद अब सिर्फ 5 किलोमीटर दूर थी, लेकिन यहीं एक बड़ी गलती हो गई। उनके नक्शे में लंडी खाना रेलवे स्टेशन का नाम था। वो एक चाय की दुकान पर गए और पूछा कि लंडी खाना यहाँ से कितनी दूर है। ये सुनकर वहाँ बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि लंडी खाना रेलवे स्टेशन 1932 में, यानी 40 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में बंद हो चुका था। तभी एक तहसीलदार का क्लर्क आया और उसने सीधे तीनों से पूछा कि कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो। भीड़ इकट्ठा हो गई और तीनों को तहसीलदार के हवाले कर दिया गया। ऐसे में पारुलकर ने एक आखिरी दांव चला। उन्होंने कहा कि अगर यकीन नहीं है तो उस्मान हमीद साहब से बात कराइए। तहसीलदार ने फोन किया। पारुलकर ने उस्मान हमीद से ऐसी भाषा में बात की कि पास बैठे तहसीलदार को कुछ समझ न आए, लेकिन उस्मान हमीद तुरंत समझ गए कि तीनों भाग चुके हैं। उन्होंने तहसीलदार से कहा कि इन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाना। तीनों वापस रावलपिंडी लाए गए और 30 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा मिली। दिसंबर 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने सभी भारतीय युद्धबंदियों की रिहाई का ऐलान किया। जब भारतीय जवानों ने वाघा बॉर्डर पर भारत की मिट्टी पर पहला कदम रखा तो हजारों लोगों का हुजूम वहां मौजूद था। माला पहनाई गई, गले लगाया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह खुद वहां थे। अगले दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में उनका भारी भीड़ के साथ स्वागत किया गया। 3 जवान, दुश्मन की जमीन, कोई हथियार नहीं, कोई बाहरी मदद नहीं,
लेकिन एक हौसला जो कभी नहीं टूटा। इन 3 वीरों को सलाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियां लेकर आता रहता हूं।